हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कि उन तमाम प्रतियोगी छात्रों और सामान्य छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो परीक्षा और परिणाम के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स होता है जिसको कि अंग्रेजी में मोटिवेशन या फिर हिंदी में प्रोत्साहन कहा जाता है। और एक अच्छे शिक्षक का ये दायित्व होता है कि जो उनसे जुड़े हुए विद्यार्थी हैं और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जो कि मोटिवेट कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें और उनके परीक्षा के समय में जो बाधक तत्व हैं उनको भी दूर कर सकें। तो इसी विषय पर मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। बातचीत को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं उन तमाम नए और पुराने छात्र छात्राओं को आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और यह चैनल लगभग 2 साल पुराना हो चुका है। उसमें से 1.5 साल से मैं लगातार आप सभी को किसी न किसी टॉपिक्स पाठ्यक्रम के हिसाब से और मोटिवेटिव वीडियोज अपलोड करने की कोशिश करता रहता हूं और बातचीत करने का प्रयास करता हूं। जब भी आप इस चैनल से कोई भी वीडियोज लेक्चर देखते हैं तो आप कमेंट करते हैं और वो कमेंट काफ़ी मैंने देखा है सकारात्मक कमेंट्स रहे हैं और किसी दबाव के बिना ये कमेंट्स हैं। आप सभी अपने दिल से इस कमेंट्स को करते हैं। इससे ये पता चलता है कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोज या लेक्चर्स अपलोडेड हैं वो आप सभी को काफ़ी अच्छे लगते हैं और फिर आपको लगता है कि क्यों ना प्रोत्साहन के रूप में एक कमेंट ही कर दिया जाए। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और आप सभी खुद कमेंट्स के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में यूपी हायर एजुकेशन का रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए। इसके पहले नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट आया, उसमें भी बच्चे सेलेक्ट हुए। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट आया, उसमें भी बच्चे सेलेक्ट हुए। तो लगातार वे कमेंट्स करके मेरे बारे में और चैनल के बारे में सकारात्मक चीज़ें बताते हैं। अभी बीएचयू से एक हमारे जूनियर जिनका कि चयन यूपी हायर एजुकेशन में हुआ, उन्होंने पर्सनली कमेंट्स करके बताया कि आपका वीडियो लेक्चर देखने के बाद मेरे अंदर आत्मविश्वास आया, मनोबल बढ़ा और मैं सक्सेस हो गया, 13वां रैंक हासिल किया है। नाम है उनका उज्जवल सिंह। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी छात्र हैं जो कि पिछड़े क्षेत्र से हैं और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई कर पाए, तो इस चैनल से जुड़कर लगातार वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसको जानकर काफ़ी खुशी हो रही है और मेरी कोशिश रही है कि मैंने अपनी पढ़ाई बीएचयू और जेएनयू से की, तो क्योंकि उसकी सार्थकता को ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं और आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस चैनल का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं बात करूँगा कि जब भी कोई छात्र किसी परीक्षा की तैयारी करता है या फिर सामान्य कोर्स की तैयारी करता है तो उसके जीवन में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से दिक्कतें आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं। उसमें से कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिनको आप ख़त्म कर देते हैं, कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो कि वायरस की तरह लगातार आपके साथ जुड़ी रहती हैं और आपको मालूम नहीं पड़ता है। तो उन्हीं में से मैं 2 परेशानियों के बारे में, बाधाओं के बारे में बातचीत करूँगा, जिसमें पहली जो बाधा है वो है आलस्य। तो आलस्य विद्यार्थियों का एक गुण वर्तमान समय में हो गया है। ये स्वाभाविक रूप से आता है, कोई जानबूझकर नहीं करता है। तो आलस्य को आपको ख़त्म करना है, क्योंकि पहले के ज़माने के जितने भी विद्वान थे, सोचने समझने वाले थे, चिंतक थे, उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं: काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वर्ण निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थियों में एक जो आलस्य का गुण है ये अब ज़्यादातर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो नोट्स बनाने के लिए जो आज नोट्स बनाना है उसको कल पर टाल देते हैं और जो तुरंत काम करना है उसको थोड़ा सा देर में करने की कोशिश करते हैं और बाद में वो भूल जाते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि बिना नोट्स बनाए ही कोई ऐसा मैटर मिल जाए कि जिस परीक्षा की वे तैयारी कर रहे हैं उसको आसानी से पास कर सकें। तो इस तरीके का मैटर बहुत कम है। आपको तमाम जगह से कलेक्ट करना है, खुद का नोट्स भी बनाना है, उसको पढ़ना भी है। तो इस आलस्य को आप सभी को छोड़ना पड़ेगा। मैं अपना उदाहरण दूँ, मैंने अपना 12वीं बायोलॉजी से किया था। इसके बाद जैसे ही बीएचयू में एडमिशन हुआ, ये बात सन 2006-07 की मैं कर रहा हूँ, और साइंस छोड़ने के बाद जब आर्ट्स में गया
तो आर्ट्स पढ़ने वालों की समाज में क्या स्थिति होती है, क्या उनका सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, आप भली भांति उससे परिचित हैं। लेकिन मेरा एडमिशन BHU में हुआ था तो थोड़ा सा सम्मान बचा हुआ था, और बाकी लोग जानते थे कि मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो आर्ट्स पढ़ रहा था। BHU जाते समय मेरे पिताजी ने कहा था कि जैसे आप साइंस पढ़ा करते थे वैसे ही इन आर्ट्स की किताब को भी पढ़ना है और अच्छा मार्क्स लाना है। उसी अच्छा मार्क्स को लाने के लिए मैं लगातार मेहनत करता था, क्वेश्चन पेपर हल करता था, नोट्स बनाता था, 5-6 तरीके का नोट्स बनाता था, जिसका परिणाम ये है कि आप सभी के सामने मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, बोलने की हिम्मत करता हूँ। इसी तरीके से अधिकतम मार्क्स कैसे मैं हासिल कर सकूं, इसी की खोज में मैं एक दिन BHU के लाइब्रेरी में गया और एक ऐसी किताब खोज रहा था जो कि किताब भी हो और गाइड नुमा भी हो, जिससे कि एक आइडिया लग सके कि कैसे दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्नों को हल किया जाए। तो किताबें आप जब जाते हैं बड़ी लाइब्रेरी में तो बहुत पुरानी किताबें भी दिखाई पड़ती हैं, नई किताबें भी दिखाई पड़ती हैं। अगर पुरानी किताबों की मैं बात करूं, अगर इनको इशू करा कर आप पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर 2-4 दिनों के बाद आपको जुकाम खांसी होना तय है, क्योंकि उनकी स्मेल इस तरीके की आती है कि पढ़ने की इच्छा नहीं करती है। खासतौर से बड़े विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में इस तरीके की किताबें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो जिस किताब की खोज में मैं था वो किताब BHU के फर्स्ट फ्लोर पे एक सेक्शन था, वहाँ पर मुझे मिल गई। लेकिन वो ऐसा सेक्शन था कि उसमें आप वहाँ से किताबों को इशू नहीं करा सकते, क्योंकि जब किताबों को इशू कराना होता है तो वो बाकायदे उस पर मुहर लगी रहती है, उसका स्टिकर रहता है, फिर इसके बाद इशू होती है। तो मैंने देखा उस किताब को, जैसी मैं किताब चाहता था कि बीच की हो, न गाइड हो न किताब हो, पूरा बाकायदे हिंदी साहित्य का इतिहास से पूरा क्वेश्चन बनाया गया था, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी टाइप का। और मुझे लगा कि अब मेरी जो मुराद थी वो पूरी हो गई है, अब इस किताब को मैं इशू करा लेता हूँ या फिर जिरॉक्स करा लेता हूँ। लेकिन वहाँ पर बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि इस किताब को आप नहीं ले जा सकते हैं, बल्कि उन्होंने डांटते हुए कहा था मुझे। लेकिन मैंने निश्चित किया कि अब इस किताब को, जो कि लगभग 150 पेज के आसपास में थी, उसको मैं नोट कर लूँगा, पूरा हैंड राइटिंग में लिख लूँगा। इसके लिए मैं जाकर रजिस्टर खरीदा और लिखना शुरू किया। तो जो व्यक्ति था, एक तरफ मैं बैठकर लिखता था और एक तरफ वो बैठे रहते थे। रोज़ मुझे देखते थे लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा कि सुनो इधर आओ, तुम्हारे भागीरथ प्रयास से मैं काफ़ी खुश हूँ। जब उन्होंने इस बात को कहा कि मैं तुम्हारे भागीरथ प्रयास से खुश हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। मुझे लगा कि कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम्हारे अंदर ये जुनून है कि इस बुक को पूरा मैं लिख सकूँ। इसको देखकर मुझे लगा कि ये बहुत ही मेहनती लड़का है, आलसी बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे जहाँ पर फ़ोटो स्टेट होता है वहाँ पर फ़ोन कर दे रहा हूँ, तुम ले जाकर इस किताब को फ़ोटो स्टेट करा लो और अपने पास रख लेना। उनकी इस बात को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे सारी चीज़ें मिल चुकी हैं इस ब्रह्मांड की जो भी हैं, क्योंकि वो किताब बहुत अच्छी थी। अब आप लोग पूछेंगे उस किताब का नाम क्या रहा है, तो अभी मैं भूल गया हूँ। मेरे पास बहुत दिनों तक थी वो फ़ोटोकॉपी के रूप में, लेकिन भाग दौड़ के कारण वो गायब हो चुकी है। ठीक है, तो किताब को मैं जेरॉक्स करवाया। लगातार उसको पढ़ने के बाद मैंने JNU MA एंट्रेंस को पास किया, UGC नेट लिखित परीक्षा को पास किया, और तमाम जो परीक्षाएं थीं लिखने वाली उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो कहने का मतलब यह है कि आलस विद्यार्थियों के जीवन में कभी नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो वो उनके जीवन में वायरस की तरह है, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा जो बाधक तत्व है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आमतौर पर हम देखते हैं कि मनुष्य हैं तो सोशल मीडिया से जुड़ा रहना हमारा फर्ज भी है, दायित्व भी है, लेकिन कितना समय उस पर व्यतीत करना है ये भी काफ़ी मायने रखता है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय पाबंद भी ध्यान में रखना है। आमतौर पर हम देखते हैं अपने स्वभाव के अनुसार कि एक बार सोशल मीडिया पर जाते हैं तो समय निकलता जाता है, पता नहीं चलता है। वहीं पर आपको अगर कोई अच्छा लेक्चर मिल जाए देखने के लिए या फिर कोई अच्छा चैनल मिल जाए तो आप देखेंगे उसको, और अगर वो स्लो चल रहा है या फिर उसकी क्वालिटी भी ख़राब है तो आपको लगेगा कि अब इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा भी उस पर समय नहीं देना चाहेंगे। लेकिन वहीं यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, उस पर एक रील्स आता है। रील्स 15-15 सेकेंड का होता है, 10-10 सेकेंड का होता है, और आप उसको पता चला कि एक रील्स देखने के चक्कर में 100 रील्स देख लिए और आपका समय 1.5 से 2 घंटा ख़त्म हो गया, आपको मालूम भी नहीं चला। तो इस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि समय जो कि लगातार निकल रहा है और डेट आने के बाद, परीक्षा डेट आने के बाद
आप पे प्रेशर बढ़ने लगता है कि अब समय हमारे पास कम है, कोई ऐसा मैटर मिल जाए जिसको कि घंटे 2 घंटे में पढ़कर हम उस परीक्षा को पास कर पाएँ, जो कि ऐसा संभव नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, समझ विकसित करने के लिए भी, आत्मविश्वास विकसित करने के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए। तो अब जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हमारे छात्र हैं वो ध्यान में रखेंगे कि सोशल मीडिया पे कैसे समय को यूज करना है और आलस को कैसे छोड़ना है। ठीक है, इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखिए, बाकी सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर ले जाएंगे। अब इस चैनल पे आपको ख़ास तौर से ये बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी विषय या टॉपिक को कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने दिन तक पढ़ें, और प्रैक्टिस सेट के थ्रू आपको तमाम उन परीक्षा के अनुभवों को भी बताने की कोशिश की जाती है जिसके लिए हमने लगभग 8 से 10 साल तक खर्च किया है। अब तो ज़माना वो ख़त्म हो गया है कि फॉर्म भरा जाता है, महीने 2 महीने में एग्ज़ाम होता है और महीने 2 महीने के बाद रिजल्ट्स भी आ जाते हैं और ज्वाइनिंग भी हो जाती है। लेकिन 2010-11 के आसपास में और लगभग 2016 तक ऐसी कंडीशन थी कि कोई भी अगर फॉर्म निकलता था तो फॉर्म निकलने के बाद ही वो कोर्ट में चला जाता था, एग्ज़ाम होता था तो एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता था, अगर पेपर भी हो गया है तो कट ऑफ रिजर्वेशन को लेके हाई कोर्ट में मामले चले जाते थे, तो बड़ा डिले होता था। हम तो उस ज़माने के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उन तमाम संघर्षों को ध्यान में रखते हुए कैसे सफल हुआ जाए इस पर लगातार हम सर्च करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। ठीक है, तो चैनल पे भाषा विज्ञान कैसे पढ़ें, हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ें, काव्य शास्त्र कैसे पढ़ें, ठीक है, और विभिन्न वाद जो हैं या फिर विमर्श संबंधित चीज़ें उसको कैसे पढ़ें, हिंदी व्याकरण को कैसे से पढ़ें, तो पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और नोट्स बनाइए, नोट्स ज़रूर बनाइए, बल्कि लिख लीजिए अनुराग हिंदी एकेडमी का नोट्स। और इसके बाद आप देखेंगे कि हर एंगल से उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इस चैनल पे अपलोड किया गया है जो कि एक प्रतियोगी छात्र के लिए ज़रूरी होता है और निस्वार्थ भाव से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, उसका पूरा आप उपयोग कीजिए। आपको कुछ देना नहीं है, बल्कि अपने समय में से ही 1 घंटे निकाल कर इस चैनल को देना है, वही आपके हाथ में जो कि आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर जितनी भी चीज़ें ज़रूर देखिए, आलस बिल्कुल मत कीजिए, सोशल मीडिया पे अपने ध्यान को ज़्यादा मत भटकाइए इधर उधर। बस ध्यान में रखिए कि कौन सी चीज़ आपके फ्यूचर के लिए अच्छी हो सकती है, कौन सा चैनल अच्छा है, कौन सा बुक्स अच्छी है, कौन सा नोट्स अच्छे से बनाना है। आराम से खुद के नोट्स पर अब विश्वास कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का ये विचार मेरा आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए और लगातार प्रैक्टिस सेट से जुड़ते रहिए। प्रैक्टिस सेट का मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया, उसको भी जाकर देखते रहिए। लगभग 50 उसमें वीडियोज़ हैं और एक एक वीडियोज अगर रोज़ देखते हैं तो लगभग 50 दिन में आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो ज़रूर जाइए, समय का सदुपयोग करिए, आलस छोड़िए और खुद पे नियंत्रित रह के जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी में जुट जाइए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।